नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आपका जीके कैंपस परिवार में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम दोस्तों आज जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कतें होती हैं, कोई डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहिए। हम साथ मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। यह वीडियो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा विस्तृत होने वाली है, तो हम पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे जो फैक्ट्स हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर साथ ही जो पुर्तगालियों का आगमन है। इस वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो इतिहास है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, पुर्तगालियों का आगमन और यूरोपीय कंपनियों का इतिहास। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां थी उसमें सबसे पहली अगर कोई कंपनी आई थी यूरोप से तो वो पुर्तगाल थी। उसके बाद डच थी, फिर अंग्रेज थी, फिर डेन्स थे और फ्रांसीसी थी। तो कई एग्जाम्स में जो वनडे एग्जामिनेशंस हैं उनमें पूछी गई हैं कि यूरोपीय कंपनियों की आगमन की क्रम क्या हैं। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स, फ्रांसीसी। इस वीडियो में कोई भी ट्रिक होने वाली नहीं है, हम पहले से बता देते हैं। ये वीडियो पूरी की पूरी विस्तृत वीडियो होगी, जिससे जो फैक्ट आपको इंफॉर्मेशन हो एक अच्छी तरीके से हो, आपकी माइंड में काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें रहने वाली हो। हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से लेकर रिलेटेड एक वीडियो, 2 वीडियो जरूर बनाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम विस्तृत जानकारी लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। और ये दोस्तों वादा है आपसे कि आधुनिक भारत के इतिहास की प्रत्येक जो चैप्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंपनियों के आगमन के कारण। तो दोस्तों 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। 16वीं 17वीं, यहाँ पे सलामी लिखा हुआ होना चाहिए 16वीं। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच में ही यूरोप के अनेक वाणिज्यिक कंपनियाँ भारत में आई। यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने के कारण क्या थे दोस्तों? तो आइए हम बिंदुवार इनको समझते हैं कि यूरोप की कंपनियों के भारत में आने के कारण क्या थे। तो भारत की आर्थिक संपन्नता ने यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित किया, क्योंकि यहाँ लाभ कमाने के काफ़ी स्रोत थे। आपको जहाँ भी अच्छी चीज़ें होंगी, जहाँ पे लाभ मिलेंगे, उस प्लेटफॉर्म पे आप ज़रूर जाना चाहेंगे। तो जो यूरोपीय कंपनियाँ थी उनके भारत में आने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पे लाभ कमाने के काफ़ी अच्छे अवसर थे। भारत से व्यापार करने पर काफ़ी मुनाफा होता था। भारतीय उष्णकटिबंधीय वस्तुओं जैसे सूती वस्त्र, मसाले और जो नील थे उसकी यूरोप में काफ़ी मांग होती थी। सूती वस्त्र, मसाले और नील की यूरोप में काफ़ी मांग होती थी। इसे बेचकर जो व्यापारी थे वो भारी मुनाफा कमाते थे। उदाहरण के तौर पर देखें दोस्तों हम, तो वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा के दौरान, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंचता है और उसने अपनी पहली यात्रा के दौरान लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। अतः मुनाफे की प्रेरणा से जो कंपनियां थी वो भारत आने के लिए प्रेरित हुई। अब हम आगे बात करते हैं 16वीं, यहाँ पे सुनामी लिखा हुआ 16वीं होगा। 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप में वाणिज्यवाद के लिए काफ़ी लोकप्रिय हुई। वाणिज्यवाद की जो नीति थी यूरोप में वो काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस नीति का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की जो समृद्धि होती है वो बूलियन, कई बार पूछा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं एग्जाम्स में और उनका अर्थ क्या होता है ये पूछा जाता है। तो जो बुलियन है वो सोना चांदी की मात्रा को निर्भर करता है। तो कोई भी समृद्ध राष्ट्र होता है उसके पास बुलियन की अच्छी खासी मात्रा पर निर्भर करता है वो। तो व्यापार के माध्यम से अधिक बुलियन भी प्राप्त करना चाहते थे जो यूरोपीय व्यापारी थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, और जो ही बहुत की इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हो गया। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हो गया। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया। जो आधुनिक तुर्की, जो वर्तमान का तुर्की है, उसने कुस्तुनतुनिया पर नियंत्रण कर लिया तथा यूरोपीय व्यापारी, जो पेरिस के, जो यूरोप के व्यापारी थे, जो एक स्थल मार्ग की तरह, जो कुस्तुनतुनिया तुर्की अरब देश से होते हुए भारत में स्थल मार्ग के रूप में, जिसे हम सिल्क रूट भी कहते थे, उस रूट से आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, उस पर रोक लग दी गई। यूरोपीय व्यापारियों को तुर्की के रास्ते एशिया पर आने पर रोक लगा दिया। यूरोप ने भारत आने पर उन दिनों का एक मात्र रास्ता हुआ करता था, वही कुस्तुनतुनिया।
बाद में होता क्या है, जब उस मार्ग पर रोक लग जाती है तो नवीन वैकल्पिक मार्ग की तलाश स्टार्ट होती है। पहले दोस्तों हम एक मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर स्थित है कुस्तुनतुनिया, ये है आपका इटली, और इटली के बगल में है टर्की। थोड़ा मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों है कुस्तुनतुनिया, और यहाँ के माध्यम से भारत में आते थे व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय व्यापारी होते थे। लेकिन जब तुर्की ने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया तो जो यूरोपीय जो व्यापारी थे उनको आने के लिए कोई रास्ते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो अनेक बार्थोलोम्यू डियाज थे, वो पुर्तगाली नाविक, उसने केप ऑफ गुड होप यानी कि आसान द्वीप, जो दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण में, जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में आसान द्वीप जिसे कहते हैं, उत्तर मासान द्वीप जिसे हम कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, उसकी खोज की जिससे यूरोपीय यात्री भारत आने में सफल हुए। तो यहाँ से यूरोप के जो यात्री हुआ करते थे, वो भारत आते थे व्यापार करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। अतः नवीन जो वैकल्पिक मार्ग थी उसकी तलाश हुई। 1498 में वास्को डी गामा अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत आने में सफल हुआ। उसके बाद इस मार्ग का अनुसरण कर अन्य कंपनियां भी भारत में आती गईं। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं। यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो इसके कारण समुद्री कंपास स्ट्रोलैब हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर मापक को। जो स्ट्रोलैब होता है उसे हम अक्षांश और देशांतर के मापक को हम कहते हैं स्ट्रोलैब। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। जहाज की चाल मापने वाले जो उपकरण थे तो आज के आविष्कार और इससे समुद्री यात्रा को सुरक्षित और सुगम हो गई। जो ये आविष्कार थे जिससे जो समुद्री यात्राएं थी वो सुरक्षित हो गई और सुगम हो गई। अब हम आगे बात करें दोस्तों तो यूरोप के कई देश जैसे पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, जो यूरोप के कई शासक थे उसमें से पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। पूछा जाता है वन डे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हेनरी द नेविगेटर किसे कहा जाता है, तो जो राजकुमार प्रिंस हेनरी हैं उसे हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो यूरोप के जो कई शासक थे जैसे पुर्तगाल के शासक राजकुमार प्रिंस हेनरी और स्पेन की महारानी इसाबेल आदि ने वित्तीय सहायता द्वारा समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया, जो भारत आने के लिए काफ़ी अनुकूल सिद्ध हुई। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब ये जो यूरोपीय यात्री थे उनके भारत आने के परिणाम क्या हुए, तो कंपनियों के भारत आने से काल युग में अनेक परिणाम उत्पन्न हुए। इसके कुछ हमें फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुई। आइए हम उनकी जानकारियाँ लेते हैं बिंदुवार तरीके से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ में स्थानीय व्यापारी, उत्पादकों तथा देसी जो शासक थे को कंपनियों के आने से काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि यह सोने चांदी से भुगतान करते थे तथा भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थिति कुछ अलग हो गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य स्थापना किया तो किसानों, व्यापारियों और आम भारतीयों का आर्थिक शोषण स्टार्ट हो गया। 18वीं शताब्दी जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है, खासकर बक्सर के युद्ध के बाद जब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में मारा जाता है, उसके बाद जब बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद स्थितियाँ कुछ अलग ही पलट जाती हैं। हम आगे इसको विस्तृत चर्चा करेंगे। हम पूरी की पूरी आधुनिक भारत इतिहास को आगे आने वाले समय में पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ बने रहिए आप लोग, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये वादा है आपसे। भारत में आधुनिक व्यावसायिक संगठनों का उद्भव हुआ और देश एवं दुनिया की मंडियों में भारतीय व्यापार का जुड़ाव कायम हुआ। भारत में आधुनिक व्यावसायिक संगठनों का उद्भव हुआ, देश एवं दुनिया की मंडियों में जो भारतीय व्यापार था उसका जुड़ाव कायम हुआ। राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नवीन बदलाव हुए। विधि का शासन, आधुनिक न्यायपालिका, लोकतांत्रिक राजनीति, आधुनिक पुलिस और सैन्य व्यवस्था का भारत में विकास हुआ। यूरोपियों द्वारा भारत में कई नवीन फसलों जैसे आलू, मक्का, टमाटर, अनानास आदि को लाया गया। इससे किसी का विभेदीकरण हुआ, जिससे बहुत ही फायदे हुए। भारतीयों को सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी कंपनियों के आगमन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भारतीयों के रहन सहन, खान पान, चिंतन, विचार आदि की स्थिति और दशाएं ही बदल गई कंपनियों के आगमन से। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक नेक्स्ट फैक्ट अपने इस वीडियो में, पुर्तगालियों का आगमन।
तो यूरोपीय कंपनियों में भारत में आने वाली सबसे सर्वप्रथम कोई कंपनी थी तो पुर्तगाली कंपनी थी। यूरोपीय कंपनियों में अगर भारत में आने वाली सर्वप्रथम कोई कंपनी थी तो कौन सी कंपनी थी दोस्तों? पुर्तगाली। तो यहाँ से एक MCQ बनता है कि यूरोपीय कंपनियों में भारत आने वाली सर्वप्रथम कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली कंपनी थी। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, जिसे हम कहते हैं उत्तर मासा अंतरीप, होते हुए सर्वप्रथम कालीकट पहुंचा। यहाँ का शासक जमोरिन था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, मसाले व अन्य वस्तुओं खरीदने में उसकी सहायता दी। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो 1501 में 1500 और 1501 के दौरान पेट्रो अल्ब्रिज कैबाल नामक अगला पुर्तगाली भारत आया, यानी कि दूसरा पुर्तगाली भारत कौन आया? तो पेट्रो अल्ब्रिज कैबाल। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। उसने कोचीन में 1503 में एक फैक्ट्री स्थापित की। तो प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई दोस्तों? तो कोचीन में 1503 में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित हुई। हम बात करते हैं पुर्तगालियों के सरकारी अभियान के बारे में। तो निजी व्यापारियों के लाभ को देखकर पुर्तगाली सरकार ने सरकारी कंपनियों की स्थापना की, जिसे एस्तादो दा इंडिया कहते हैं। तो व्हाट इज द एस्तादो दा इंडिया? पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एस्तादो दा इंडिया शब्द का मीन्स क्या है। तो जो निजी कंपनियां थीं, जो पुर्तगाल की निजी कंपनियां थीं, उसे देखकर जो पुर्तगाली सरकार थी, उसे सरकारी कंपनियों उससे प्रेरणा लेकर एक सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं एस्तादो दा इंडिया। इस कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी जो थे उसे कहते हैं हम गवर्नर जनरल। गवर्नर कहते हैं उसे हम, जो एस्तादो दा इंडिया के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उन्हें हम गवर्नर कहते थे। गवर्नर को कंपनी के हित में जो व्यापार करने, किसी के खिलाफ युद्ध करने, किसी से संधि करने और विस्तार की नीति अपनाने के अधिकार दिए गए थे। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर, और इसको हम बात कर लेते हैं एक ट्रिक यहाँ पढ़ लेते हैं कि जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर थे उसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है फैन। तो पहले हैं भैया F फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क A, तीसरे हैं N नीनो डी कुन्हा। जो एक ट्रिक है फैन, जिससे हम याद कर सकते हैं कि भारत में जो 3 महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर थे वो कौन हैं। तो एक बिंदुवार तरीके से अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ये फैन हैं कौन। तो पहले हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहले हैं दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इसने पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियों की किलाबंदी की, जो पूर्व में स्थापित फैक्ट्रियाँ थीं उनकी किलाबंदी की तथा उन्हें मजबूत किया। इसने हिंद महासागर में महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों की स्थापना भी की। इसने हिंद महासागर में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे उसको नियंत्रित भी किया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं शांत जल की नीति, स्थापित की। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति भी स्थापित की। इसका अर्थ क्या है कि खुद को समुद्र में मजबूत बनाना। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यानी शांत जल की नीति है, उसका अर्थ है कि खुद को समुद्र के व्यापार में मजबूत बनाना और समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना। आगे आने वाले दिनों में लगभग सभी पुर्तगाली गवर्नर ने इसी नीति का पालन किया। अब हम बात करते ए अर्थात फैन के ए शब्द की बात करें अगर हम, तो दूसरे हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो MCQ कई बार जनरेट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? तो आइए हम तथ्यवार समझते हैं कि पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक क्यों माने जाते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो 1510 ईस्वी में दोस्तों, कब? 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। बाद में यही गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। इसने पुर्तगालियों को भारत में बसने तथा भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया और ये प्रथम गवर्नर थे जिसने अपने क्षेत्राधिकार के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया। अल्फांसो दी अल्बुकर्क प्रथम ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया। अब अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से अल्फांसो दी अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। तो पूछा जा सकता है कि
द्वितीय पर जो फ्रांसीसी गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे, उससे किससे विजयनगर के किस शासक से अच्छे संबंध थे? तो कृष्णदेवराय से अल्फांसो दी अल्बुकर्क के अच्छे संबंध थे। इसने शांत जल की नीति को और मजबूत बनाया। मेडागास्कर से लेकर हरमुज, मेडागास्कर जो द्वीप है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ से लेकर हरमुज यानी कि फारस की खाड़ी तक के तट तक तथा मलक्का जल मरुमध्य कहाँ दोस्तों हैं? तो इंडोनेशिया के तक नियंत्रित स्थापित किया। आगे हम बात करें एन शब्द की, तो नीनो डी कुन्हा, इसने राजधानी को कोचीन स्थापित किया। नीनो डी कुन्हा ने जो राजधानी थी वो कोचीन से गोवा को में स्थानांतरित किया। इसने मुस्लिम शासकों से असहिष्णुता की नीति अपनाई। आइए देखते हैं फैक्ट वाइज कि कैसे इन्होंने मुस्लिम शासकों से असहिष्णुता की नीति अपनाई। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसके अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह से इसके अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच दीव के तट पर झगड़ा हो गया। इसने बहादुर शाह को पोर्ट से उठाकर, जो वह नाव थी उनकी, उससे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि बहादुर शाह जफर की बहादुर शाह की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करते हैं पुर्तगालियों की योगदान की। तो पुर्तगालियों का योगदान जो है दोस्तों, वो फसल एवं उत्पादों में देखें अगर इनके योगदान को, तो आलू, टमाटर, मटर, अमरूद, अनानास, कहवा, तम्बाकू, लाल मिर्च और मूंगफली, ये है पुर्तगालियों की देने फसल और उत्पाद में, कृषि उत्पादों में। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम भारत में यांत्रिक घड़ी अर्थात त्रिकोणपाल आदि लेकर आए। अब हम आगे बात करते हैं कि पुर्तगालियों का कार्टेज सिस्टम। कई बार पूछा जाता है कि कार्टेज सिस्टम क्या था पुर्तगालियों का। तो पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी मानते थे, अतः उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए कार्टेज, यानी कि जिसे हम आज कहते हैं, आज के दौर में हम कहते हैं वर्तमान समय में परमिट, जिस तरीके से आज लॉकडाउन के समय में पास जारी किए जाते हैं, उसी तरीके से उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर होते थे वो कार्टेज अर्थात परमिट जारी करते थे। और वो जारी कहाँ से होता था दोस्तों? तो गोवा की उनकी मुख्यालय से परमिट को खरीदना होता था, जिसे कोई जहाज बिना परमिट के हिंद महासागर में व्यापार नहीं कर सकता था। उल्लंघन करने वाले जो जहाज होते थे उनकी मनचाही तलाशी लेते थे, उसे कब्जे में लेते थे, यहाँ तक कि जो उस पर सवार स्त्री पुरुष होते थे उन्हें गुलाम भी बना लिया जाता था। मुग़ल बादशाह अकबर तक को उसने परमिट जारी किया, यानी जो पुर्तगाली थे उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर तक को परमिट लेनी पड़ी थी पुर्तगालियों से। वही काफिलों के माध्यम से जो समुद्री व्यापारी थे उनके जहाज़ों को संरक्षण देते थे। जब उनको परमिट देते थे, जब उनको एक पास देते थे, तो एक काफिला होता था जिनके माध्यम से वो समुद्री व्यापारियों को संरक्षण भी देते थे। समुद्रों में जहाज़ों का एक कारवां चलता था और उसकी रक्षा करने के लिए अग्र पंक्ति में जो अग्रिम पंक्तियाँ होती थी उसमें पुर्तगालियों का बेड़ा होता था, पुर्तगालियों की जहाज़ें होती थी। पुर्तगालियों ने अपने जहाज़ों को नवीन तकनीकी से सुसज्जित किया, फलतः समुद्र में एकाधिकार स्थापित करने में पुर्तगालियों की मदद मिली। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि पुर्तगालियों की सफलता के कारण क्या थे। तो पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों तक हिंद महासागरीय क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में बने रहे। भारत के पश्चिमी तट पर ये काफ़ी मजबूत थे और उनकी सफलता के पीछे अनेक कारण थे। तो आइए हम बिंदुवार तरीके से समझते हैं दोस्तों कि उनकी सफलता के पीछे क्या कारण थे। तो नौसैनिक, सबसे पहला जो कारण था पुर्तगालियों का, तो वो था दोस्तों नौसैनिक। वो नौसैनिक शक्तियाँ जो थी पुर्तगालियों की वो काफ़ी अच्छी थी। तकनीक और प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठता हासिल किए थे जो पुर्तगाली गवर्नर थे। और इनका जो कूटनीति था वो बेहतर प्रयोग था कूटनीति का इनका। पुर्तगालियों ने कूटनीति का बेहतर उपयोग किया। एक तरफ उन्होंने विजयनगर तथा कोचीन के शासकों से मित्रतापूर्वक संबंध कायम किया था, तो दूसरी तरफ उन्होंने कोचीन एवं कालीकट के बीच संघर्ष को भी बढ़ावा देकर समुद्र में खुद की स्थिति को मजबूत बनाया। अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो पुर्तगाली जो थे इनके आने के परिणाम यह हुए कि व्यापार का राजनीतिकरण हो गया। जब पुर्तगाली आए तो व्यापार का दोस्तों राजनीतिकरण हो गया। स्थानीय शक्तियों में से राजनीतिक संघर्ष बन गई और उपनिवेश की स्थापना को बल मिला। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम क्या हुए? तो पुर्तगालियों की वेशभूषा जो था, पहनावा जो था, संस्कृति जो थी और तौर तरीके भारत में आगमन से बदल गई।
प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम उन्होंने ही किया और स्थापत्य कला से गौथिक शैली का आगमन हुआ, जिससे यूरोपीय पैटर्न पर उनके द्वारा नगर बैठाए गए। जो नगर थे बसाए गए वो गौथिक शैली से, स्थापत्य कला में गौथिक शैली का आगमन हुआ और यूरोपीय पैटर्न पर नए नए नगरों की स्थापनाएं की गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुर्तगालियों के पतन की। तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ में 100 से 150 वर्षों तक हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा। पुर्तगालियों ने 100 से 150 वर्षों तक हिंद महासागर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन बाद में वे अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद पिछड़ गए और इसके पीछे कई कारण थे। तो आइए हम बिंदुवार तरीके से उन कारणों की चर्चा करते हैं। डचों और अंग्रेज़ों के मुकाबले उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होना पुर्तगालियों के पतन यानी पिछड़ने का जो कारण था, वो डचों और अंग्रेज़ों के मुकाबले उनकी नौसैनिक जो शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। दूसरी थी उनकी भारत में धार्मिक संकीर्णता और असहिष्णुता। जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो भारत में जो पुर्तगाली होते थे उनको भारत की महिलाओं से शादी करने और सती प्रथा पर रोक लगाने से समाज में एक अलग तरीके का भय और रोष स्थापित हो गया, जिनके कारण पुर्तगालियों का एक पतन भी बना। तो भारत में धार्मिक संकीर्णता और असहिष्णुता की जो नीति थी वो भी पुर्तगालियों के पतन का एक कारण बनी। अगर तीसरे कारण की बात करें दोस्तों हम, तो भ्रष्टाचार एवं लूटमार करना उनकी पतन की एक अलग कारण थी। उसकी छवि कई जगह जो पुर्तगाली थे उनकी छवि कई जगह लुटेरे के रूप में भी थी। भारत की अपेक्षा ब्राज़ील का उपनिवेश पर अधिक ध्यान देना, जो ब्राज़ील था उस पर भी उसी समय पुर्तगालियों का उपनिवेश स्थापित हो गया, जिसके कारण दो एक बड़े उपनिवेशों को एक साथ संचालन करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल काम हुआ और पुर्तगालियों के पतन का ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। हिंद महासागरीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए पुर्तगालियों द्वारा एक नीति जो चलाई गई उसके कारण भी कुछ उत्पन्न हुए पतन के कारण उनके। आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो ये तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों के पतन के कारण। अगर हम दोस्तों बात करें तो आगे हम फिर लेके आएंगे डच, अंग्रेज, डेंस और फ्रांसीसी की आगमन की वीडियोस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।